कि हमने हर बच्चे की एक 60 पेज की पत्रिका बनाई हुई है कि बच्चे की लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसकी हॉबी क्या है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। हर बच्चा एक बीज है, आवश्यकता है उसको खाद पानी देने की। उसके अनुसार ये जीवा लर्निंग सिस्टम एक ऐसा समाधान है जो न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए बच्चों को ये गाइड करेगा। आप पर्सनलाइज्ड एजुकेशन आप अपने इनर को कैसे समझें। तो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चों पर अपनी इच्छाओं को ना ला दें, कि बच्चे को जब स्कूल भेजें सुबह उसको ये बोलें बेटा सीखने जाओ, पढ़ने नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पॉडकास्ट में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि हमेशा से हम जब आपके सामने पॉडकास्ट लेकर आते हैं तो बहुत ही खास टॉपिक पर बात करते हैं और बहुत ही खास मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आज अपने पॉडकास्ट में हम लेने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ज़रूर पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं ऋषिपाल चौहान जी, जो एक इनोवेटर हैं जीवा लर्निंग सिस्टम के, इसके साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं जीवा ग्रुप के। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। हाँ, कैसे हैं कंचन आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल सर, आपको देखकर लग रहा है कि वाकई बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं आप, और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाला है। सबसे पहले सर, स्वागत के साथ आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, इसके बारे में बताइए कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी गाइडेंस में, उनकी इंस्ट्रक्शन पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। इसका मेन है कि बच्चे पर्सनलाइज्ड एजुकेशन करें। पहले वो अपने इनर आइडेंटिटी को समझें। अच्छा। आदमी की 2 आइडेंटिटी होती हैं, एक आउटर और एक इनर। ज़्यादातर संसार में लोग आउटर आइडेंटिटी पर काम करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इनर आइडेंटिटी। जैसे आपकी कार है, आप कार को बाहर से अच्छा रखो, साफ रखो, और अंदर उसका इंजन, उसका ब्रेक, उसका अलाइंजमेंट, आरपीएम जो है इंजन की, उनका ना मालूम हो आपको, या ये गैस से चलेगी या पेट्रोल से चलेगी या डीजल से चलेगी, तो आप उससे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं ले सकते। इसी प्रकार हर बच्चा संसार में यूनिक है, और उस बच्चे को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना वो अति आवश्यक है। बिल्कुल। डिटेल हम इसमें बाद में बात करेंगे। हाँ। तो पर्सनलाइज्ड एजुकेशन। दूसरा है स्किल बेस्ड एजुकेशन। जैसे आज इंडस्ट्री को जिस स्किल की आवश्यकता है और जो स्किल हम यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स में दे रहे हैं वो मैच नहीं करती है। इवन हमें छोटा एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए, कारपेंटर चाहिए, उनकी जो स्किल्स हैं और जो हमारा काम हमें अपने ऑफिस में कराना है, उनको हमें ट्रेनिंग देनी होती है। राइट। एक्चुअली वो सीखना तब शुरू करते हैं जब जॉब ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल। तो उस बच्चे के अंदर वो दक्षता, निपुणता कैसे लाई जाए जो उसको चाहिए उसकी पर्सनैलिटी के अनुसार। राइट। क्योंकि हर बच्चा यूनिक है और भगवान ने हर बच्चे में कोई ना कोई एक विशेष गुण दिया है और एक विशेष टेंडेंसी है उसकी। बिल्कुल है। राइट। तीसरा है कि वैल्यूज़। आज आप ये देखेंगे कि शिक्षित लोग बढ़ते जा रहे हैं और समाज में वैल्यूज़ गिरती जा रही हैं। तो शिक्षा का मीनिंग क्या है? सड़क के नियम हम तोड़ रहे हैं। राइट। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जॉइंट फैमिली टूटती जा रही हैं, समाज का ढांचा जो है वो अव्यवस्थित हो रहा है। तो वो तो अच्छा होना चाहिए। राइट। तो वैल्यू एजुकेशन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि स्किल की। राइट। और इसमें चौथा पार्ट है कि हम अपनी भाषा को इम्पोर्टेंस दें, ना कि हम ये सोचें कि अगर हमने अंग्रेजी बोल दी तो हम बहुत बुद्धिमान हो गए और हम संस्कृत में बात कर रहे हैं तो ये तो मूर्ख है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। राइट। पांचवा इसमें है कि हम अपने ट्रेडिशंस को भी समझें कि उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, वो क्यों बनाई गई थी, उनके पीछे क्या साइंस है। जो हमारी कला है, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, वो ट्रेडिशन बने ताकि आम आदमी उस साइंस को समझे या ना समझे, लेकिन उस पर आचरण अवश्य करे।
जैसे रक्षाबंधन, राइट, भाई जो है बहन की रक्षा करे, बिल्कुल। लेकिन बहन कहती है कि मेरा हिस्सा दे, मुझे तेरे से क्या लेना देना, ठीक है ना। भाई कहता है तूने अपना हिस्सा ले लिया, मैं तेरे यहाँ भात भरने क्यों जाऊं। सही बात बात है। समझते हो ना, हाँ, बिल्कुल, राइट। तो ये जो वैल्यूज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, इनका महत्व समझें कि ये परिवार को एक करने के लिए हैं, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो है वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा जो संसार है वो एक परिवार की तरह से रहे, प्रीति से रहे, प्यार से रहे। दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब आपस में मिल करके रहें। पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, राइट, अंतरिक्ष की शांति की भी हम कामना करते हैं। तो ये जो भारत एक देश नहीं है, राष्ट्र है, क्योंकि देश एक ज्योग्राफिकल लाइन होती है और राष्ट्र किसी फिलॉसफी पर चलता है। हर देश राष्ट्र नहीं होता। तो भारत राष्ट्र है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी ताकि हम उसकी राष्ट्रीयता को कायम कर सकें, ये एक देश बन के ना रह जाए, राइट। बिल्कुल। तो इसमें अगला पॉइंट है कि बच्चे जो है टेक्नोलॉजी में भी उतने ही आगे रहें, राइट। तो इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम, भारत की ज्ञान विज्ञान कला में वो ओतप्रोत हों। इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, आज के युग में उस कला को कैसे प्रयोग करना है उसको वो जानते हों, और टेक्नोलॉजी में भी वो आगे हों। अच्छा। तो ये पिलर्स हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। क्यों है, हाँ। तो यदि आप देखें कि जो समाज के अंदर हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और पेरेंट्स अपनी कमाई का 20%, 15% पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि आपके नंबर कितने % आए, राइट। तो जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे स्कूल हों, चाहे कोचिंग सेंटर हों, कॉलेज हों, यूनिवर्सिटीज हों, वो है कि मेरी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, हाँ। क्योंकि मेरा रिजल्ट अच्छा है, राइट। बिल्कुल। लेकिन इंडस्ट्री को वो स्किल नहीं मिलेगी तो उस अच्छे का आप क्या करेंगे, और बच्चा अपनी फैमिली में एडजस्ट नहीं होगा तो उसका हम क्या करेंगे। तो एक पेरेंट जो अपनी कमाई करके स्कूल को या कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को दे रहा है, और उसकी एक्सपेक्टेशन 4 चीज़ों की है कि मेरा बच्चा हेल्दी रहे, मेरे बच्चे में स्किल आए कि वो खूब पैसा बनाए, और वो सेल्फ डिसिप्लिन हो, और वो परिवार में और समाज में प्यार से रहे। लेकिन ये चारों चीज़ें उसको नहीं मिल रही हैं, उसको नंबर मिल रहा है, राइट। तो पैकेज अच्छा मिल गया, 5 लाख रुपए महीने की जो है तनख्वाह लग गई, और पेरेंट्स को उसने भेज दिया ओल्ड एज होम में। तो माँ बाप ये सोचते हैं यार हमने इतनी मेहनत करके इसको ये बनाया और आज हमसे कोई बात करने वाला भी नहीं है, तो हमें फ़ायदा क्या हुआ उस बात का, राइट। उन नंबर्स का कोई फायदा नहीं हुआ सर, फायदा ही कोई नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ। तो समाज के अंदर वो भारत के अंदर उस भारतीयता को लाना, उस राष्ट्रीयता को स्थापित करने के लिए ही ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और ये ना केवल भारत का समाधान करेगी, भारत को विश्व गुरु बनाएगी, ये पूरे विश्व को लीड करेगी। अगर आप पूछें तो मैं बता सकता हूँ कैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि हमने जीवा लर्निंग सिस्टम बनाया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, राइट। तो एक छोटी सी कहानी है कि मैं दिल्ली में कहीं बैठा हुआ था, तो किसी टॉपिक पर बात आ रही थी, तो फिर शिक्षा पर बात आई, तो फिर मैं अपने स्कूल के बारे में बता रहा था। हम एक स्कूल चलाते हैं, जीवा पब्लिक स्कूल, पिछले 30 वर्ष से। तो उनमें एक लेडी थी, अनीता शर्मा जी। तो उन्होंने पूछा कि आप सरकार से मिले हैं? मन की मैं तो नहीं मिला। तो आपको ये मालूम है आपने क्या कर दिया? मन की मुझे तो नहीं मालूम। कहते हैं आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अप्लाई कर दिया। अच्छा। जो कि 2020 में बनी, और ये 6 अगस्त 2024 की बात है, राइट। और 4 साल में कॉन्फ्रेंस होती हैं, लोग भाषण देते हैं, ये उसके वर्ड है, मेरे नहीं है, राइट। ठीक है। और ये सॉल्यूशन कोई नहीं बताता कि इसको पर्सनलाइज्ड पढ़ाई बच्चे को कैसे कराई जाए, उसके अंदर जो हुनर है, उसके अंदर जो दक्षता निपुणता है, उसको कैसे निकाला जाए।
जैसे लता मंगेशकर तो कभी स्कूल नहीं गई, तो वो तो विश्व की सबसे बड़ी गायिका बनी। कैसे? क्योंकि उसने अपना वो प्रोफेशन अपनाया जो भगवान ने उसको गुण दिया है। बिल्कुल। लेकिन उस गुण को कैसे पहचाने? फिर वो अगले दिन हमारे यहाँ स्कूल में आई। फिर 10 अगस्त से 25 अगस्त तक नेशनल ओपन स्कूल ने वेबिनार्स दी इस पर, और ये डिक्लेयर हुआ कि जो ये देखना चाहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाए, वो जीवा पब्लिक स्कूल आए। अच्छा। तो 27 अगस्त को वेबिनार हुआ, वहाँ एनसीईआरटी के लोग थे, राइट। नेशनल ओपन स्कूल की चेयरपर्सन थी सरोज शर्मा थी, राइट। और दूरदर्शन की डायरेक्टर जनरल थी। अच्छा। मीडिया था। तो वहाँ ये डिक्लेयर हुआ कि भाई ये भारत का पहला विद्यालय है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लगाया। अब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे फैलाने के लिए तब हमने सोचा कि ये तो अच्छी बात है, हमें इसको फैलाना चाहिए। तो हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जनेवा चिट्ठी लिखी हेड ऑफ द WEF को, और कहा कि भाई हमने ऐसा सिस्टम बनाया है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जनवरी 2023 के अंदर कुछ स्किल्स लिखी कि 21वीं सेंचुरी में बच्चों में ये स्किल होनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने कहा अरे तो हम अप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी, तुमने लिखी है अभी। तो उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी, और अभी पिछले हफ्ते जो है फर्स्ट वीक ऑफ इसमें दिसंबर में हमारी जो है उनके जो ग्लोबल हेड हैं मिस्टर नेल एलिसन, उनसे जूम मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हम विजिट करने आएंगे आपका सिस्टम। ऐसे ही हमने यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने यूनिसेफ की हेड ने जो है भारत की जो हेड है एजुकेशन की मिसेस साधना पांडे, उनको चिट्ठी लिखी है, राइट। नीति आयोग को हमने लिखा, और इंडस्ट्री से इसका बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी कल ही हमें L&T के CEO से चिट्ठी आई है, और शायद कल हमारी उनसे जूम मीटिंग हो और वो विजिट करने के लिए भी उन्होंने बोला है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जीवा लर्निंग सिस्टम एक ऐसा समाधान है जो ना केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए बच्चों को ये गाइड करेगा कि आप पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, आप अपने इनर को कैसे समझें। क्योंकि जितने भी हम बाहर काम करते हैं वो इनर से करते हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त सब हमारा इनसाइड है, और हम अपनी प्रकृति को ना समझें, अपने बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को ना समझें, राइट। तो हम हैं कुछ और काम कुछ कर रहे हैं। या आप कहिए कि डीजल की कार में आप पेट्रोल डाल करके चला रहे हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका है कि ये एक यूनिक सिस्टम बना है जो इंडस्ट्री के लिए भी फायदेमंद होगा, और बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि बच्चों को चाहिए कि मुझे फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्शन मिले। और अभी तो जब बच्चा जाता है उसको कहते हैं ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं बता देता हूँ। बिल्कुल बताइए ना। कि लॉर्ड मैकाले 1835 में उन्होंने भारत भ्रमण किया, और उन्होंने लिखा कि ना मुझे कोई अशिक्षित व्यक्ति मिला और ना ही कोई बैगर मिला, राइट। और फिर वो बनारस में हाथी पर जा रहे थे। तो पहले था कि राजा जब निकलता था तो प्रजा दोनों तरफ खड़ी होकर के जय जयकार बोलती थी, जैसे मोदी जी की होती है ना, मोदी मोदी मोदी, राइट। बिल्कुल। तो उसने देखा कि मैं तो जा रहा हूँ उत्तर की डायरेक्शन में और लोग जा रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में, राइट। तो उसने पूछा यार ये लोग मेरे से ना कोई विश कर रहा है ना कोई नमस्ते कर रहा है, तो ये जा कहाँ रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई ये आज सूर्य ग्रहण है तो ये गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, गंगा घाट पर जा रहे हैं बनारस में। तो उसने कहा यार इन लोगों को कैसे पता, अनपढ़ लोगों की, कि सूर्य ग्रहण है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो गाँव में जो ब्राह्मण है वो भी पत्रा देख के बता देता है कि सूर्य ग्रहण कब होगा। तब उसने अपनी क्वीन को चिट्ठी लिखी कि हम इस देश पर केवल इनकी बॉडीज़ को हम कंट्रोल कर रहे हैं, इनके मन और बुद्धि पर हम राज्य नहीं कर सकते जब तक हम इनकी भाषा, संस्कृति और एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदलेंगे। तो उसने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम दिया कि ये सिलेबस है, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। तो उसको रट्टा लगाओ, मार्च में याद करो, अप्रैल में भूल जाओ। तो तब से ही ये ग्रेड सिस्टम आया, ग्रेड ओवर ग्रोथ। तो जीवा लर्निंग सिस्टम ग्रोथ सिस्टम लाएगा, अच्छा, राइट।
ना कि ग्रेड सिस्टम से चलेगा, राइट। ग्रेड एक पार्ट है एजुकेशन का। तो उसने जब ये सिस्टम लगाया तो आज तक वही सिस्टम चल रहा है, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको एक तरह से बदलाव लाने के लिए ही बनाई गई है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस पर हम बात कर रहे हैं सर, ये लागू क्यों नहीं हुई है अभी तक, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने आपको बताया कि पर्सनलाइज्ड एजुकेशन कैसे दें। मान लो एक क्लास में 40 बच्चे बैठे, तो आप कैसे बताएंगे कि इस बच्चे का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन आयुर्वेद के अनुसार जैसे वात पित्त कफ क्या है। फिर हर बच्चे में 8 प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है, तो कौन से बच्चे में कौन सी बुद्धि प्रखर है, राइट। ठीक है, जैसे मैं अपने प्रधानमंत्री जी का ही उदाहरण देता हूँ कि उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत हाई है। आपने देखा होगा भाषा पर कितना कंट्रोल है, एक शब्द उसका दूसरा शब्द तीसरा शब्द बोलते चल जाएंगे। उनकी इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है, उनकी एडवेंचरस नेचर है, राइट। और उनकी पित्त प्रकृति है आयुर्वेद के अनुसार, राइट। अच्छा। तो पित्त वाला डिटरमिन्ड होगा, डोमिनेटिंग होगा, जो सोच लेगा उसको करके दिखाएगा, राइट। और लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि उसकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, राइट। उसके अंदर दूसरों को समझाने की, अपनी तरफ सहमति बनाने की शक्ति होनी चाहिए जनता को, राइट। और जनता के हित में कार्य करे, ऐसे बोल्ड स्टेप ले सके, राइट। तो ये 8 प्रकार की जो इंटेलिजेंस है उसको हम कैसे पहचानें कि बच्चे की जो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आई है, या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आई है, या विजुअल इंटेलिजेंस आई है, डिज़ाइन में बहुत अच्छा होगा, राइट। और हमारे शास्त्रों के अनुसार 9 प्रकार की स्वभाव होता है, नेचर होती है, राइट। तो जैसे कि बच्चे को आप वकील बनाना चाहते हैं, या क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर में वो सर्जन अच्छा बनेगा, या वो एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल का अच्छा करेगा, या वो एजुकेटिव नेचर है तो वो प्रोफेसर अच्छा बनेगा, राइट। तो एजुकेटिव नेचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है, एडवेंचरस नेचर है, आपकी प्रोटेक्टिव नेचर है, हीलिंग नेचर है, प्रोवाइडिंग नेचर है। तो बच्चे की नेचर, स्वभाव, बुद्धि, गुण और उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रकृति, ये सब जानने के बाद हम ये डिसाइड करें कि ये बच्चा बेस्ट एफिशिएंसी कहाँ देगा, ठीक है, राइट। राइट। जैसे आप एंकर हैं और आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी नहीं है, राइट। और आपकी क्रिएटिविटी कमजोर है, राइट, राइट। आप तुरंत क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल करके दूसरे आदमी को गोल पर लाएंगे, उसको इधर उधर नहीं भटकने देंगे। और आप प्रोग्राम को कैसे सफल बनाया जाए, आपकी क्रिएटिविटी, इंटरेक्शन पावर, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई होगी तो आप बेस्ट एंकर होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट। फिर उनको कैसे इंप्रूव किया जाए, फिर कौन व्यक्ति हैं जो संसार में महान बने इन क्वालिटीज़ की वजह से, फिर आपको क्या एक्टिविटी दी जाए कि आपकी ही ये चीज़ को निखार करके आपको अच्छा किया जाए। जैसे कि अर्जुन जो है वो बेस्ट आर्चर थे, तो द्रोणाचार्य ने टेस्ट लिया ना, एक लकड़ी की चिड़िया रखी, आपको मालूम है कहानी, सबको मालूम है, राइट। तो भारत में क्या हो रहा है कि बच्चा मैथ में कमजोर है तो मैथ की ट्यूशन लगा दो। तो हम क्या कर रहे हैं कि अर्जुन को गदा सिखा रहे हैं, हाँ, और भीम को आर्चरी सिखा रहे हैं, हाँ, वही हो रहा है, वही हो रहा है ना। वही हो रहा है। तो ना वो वहाँ अच्छा, ना वो वहाँ अच्छा, ना उससे होमवर्क हो रहा, और ट्यूशन वाला उसको ये कह रहा है कि ये बेकार है। तो यदि हमें उसकी कोचिंग करानी है तो उस चीज़ में कराएं जिसमें कि वो हाईएस्ट मार्क्स ला रहा है, बिल्कुल, इंटरेस्ट हो जिसमें उसका, इंटरेस्ट हो, जहाँ उसकी हॉबी हो, जहाँ हाँ। उसका इंटरेस्ट हो, जहाँ उसकी। तो अब आपने एक क्वेश्चन मेरे माइंड में निकाल दिया कि हमने हर बच्चे की एक 60 पेज की पत्रिका बनाई हुई है। अच्छा, कि बच्चे की लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसकी हॉबी क्या है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फेवरेट टीचर कौन है, रोल मॉडल कौन है।
तो इससे वो उसकी प्रकृति निकल के आती है। फिर उसका टेस्ट करते हैं, वात पित्त कफ टेस्ट आयुर्वेद के अनुसार कि इसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, अगर वात है तो ये पतला है, ये लंबा है, कितना भी खिला लो वेट गेन नहीं करेगा, लेकिन चलायमान होगा। वात माने वायु, एक जगह नहीं रुकेगा। और माँ बाप कह रहे हैं कि यार ये जो है ना सुनता नहीं है, एक जगह टिकता नहीं है, और माँ उसको रोज खाना खिला रही है जिससे वात बढ़ेगी, जबकि खाना देना चाहिए उसको एंटी वात। फिर उसकी इंटेलिजेंस क्या है, राइट, बुद्धि कहाँ पर बुद्धि उसकी प्रखर काम करती है, राइट। अगर उसकी लॉजिकल हाई है तो सॉफ्टवेयर बनाने में, कोडिंग में, राइट, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, वहाँ पर अच्छा होगा। तो उसके अनुसार फिर उसका करियर पाथ बनाया जाता है। फिर उसकी चॉइस क्या है। अब माँ बाप कहते हैं यार वकील बनेगा, लेकिन उसकी लिंग्विस्टिक भी कमजोर है, इंटरपर्सनल भी कमजोर है, राइट। लेकिन वकील कौन सा बनेगा, क्रिमिनल का वकील अच्छा बनेगा, राइट, या सिविल का बनेगा, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का बनेगा। जैसे विराट कोहली को आप बॉलर बनाओ, तो इसके पीछे भी एक छोटी स्टोरी है। सचिन तेंदुलकर, इनके कोच मुंबई में इनको प्रैक्टिस करा रहे थे, अच्छा, तो वो इनको फास्ट बॉलर बनाना चाहते थे। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया का कोच वहाँ आया, तो उन्होंने कहा कि यार ही इज ए बॉलर, नॉट बॉलर, ही इज ए बैट्समैन, राइट। तो अगर वो गाइडेंस उनको ना मिली होती तो हो सकता है वो अच्छे प्लेयर ना बनते, आज इतना नाम नहीं होता, इतना नाम नहीं होता। बिल्कुल। तो इसलिए राइट पर्सन एट राइट प्लेस। अगर हम बच्चे की प्रकृति गुण स्वभाव के अनुसार उसका प्रोफेशन चूज करके उसकी प्रैक्टिस उसी में कराएं और उसमें उसके नंबर और ग्रेड अच्छे लाएं, तो वो अपने जीवन में नंबर 1 खुश रहेगा, क्योंकि अपनी हॉबी के अनुसार वो अपना जॉब कर रहा है। बिल्कुल, वो हेल्दी रहेगा, हाँ। उसको स्ट्रेस नहीं होगी, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएगा। डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में आकर जंक फूड नहीं खाएगा, परिवार में प्यार से रहेगा। तो ये सारी जो समाज की बीमारियां हैं, एरोगेंट नहीं होगा, उनका समाधान है ये एजुकेशन सिस्टम जो है। लेकिन सर इसमें से एक सवाल ये निकला मेरा, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि एक बच्चे को वही करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर वो वही करेगा तो वो ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन आपने सही कहा कि आजकल के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं ना कि अपने डिसीजंस को बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं कि नहीं तुम्हारे फादर वकील हैं, तुमको भी वकील ही बनना है, अपने पिताजी का नाम तुमको रोशन करना है, और पिताजी बहुत बड़े वकील है, तुमको भी वकील बनना है। तो बच्चे को ज़बरदस्ती डाल दिया अब वकालत की पढ़ाई कराने के लिए, लेकिन बच्चे का तो इंटरेस्ट है नहीं। तो ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा, फिर उसे स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, और जो वो करना चाहता है वो भी नहीं कर पाएगा। तो सर ऐसे तो बच्चों का मुझे लगता है कि 50% बच्चे ऐसे हैं जिनका फ्यूचर ऐसे ही ख़राब हो रहा है। तो हमने जीवा लर्निंग सिस्टम में सबसे पहले रखा है मंथन प्रोग्राम। अच्छा, कि जितना हमें बच्चों को एजुकेट करने की आवश्यकता है उससे अधिक पेरेंट्स को एजुकेट करने की। और हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जीवानंद, जिसमें योगाचार्य योगा कराते हैं, और डॉक्टर प्रताप चौहान आयुर्वेदाचार्य मेरे छोटे ब्रदर, वो एक हेल्थ की टिप देते हैं। अच्छा, और फिर हम एक नीचे नंबर देते हैं कि आपके परिवार में अगर किसी बच्चे की मेंटल वेलबींग की, बिहेवियर की या हेल्थ की प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर कॉल करें, हम फ्री कंसल्टेंसी देंगे। अच्छा, और जो स्कूल इसको लागू कर रहे हैं जीवा लर्निंग सिस्टम को, वहाँ हम पहले पेरेंट्स का प्रोग्राम करते हैं, 3P, पेरेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम। क्योंकि पेरेंट को जब तक, और ये टेस्ट वात पित्त कफ टेस्ट पेरेंट का भी हम फ्री कर रहे हैं। अच्छा, और उनको डाइट चार्ट फ्री दे रहे हैं। अच्छा, राइट, क्योंकि पेरेंट, बच्चा, स्कूल और टीचर, ये चारों एक प्लेटफॉर्म पर आना इनका अति आवश्यक है, तभी प्रोग्रेस होगी। नहीं तो बच्चा जो है वो सोच रहा है कि यार मेरे पर ये क्यों लाद रहे हैं, इनको ये पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। पेरेंट्स को बात करने का टाइम ही नहीं है, तो फिर वो बच्चा कहाँ जाएगा जहाँ उसकी अप्रिशिएशन होगी। आजकल बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि उनको वो प्यार नहीं मिल रहा, उनके अनुसार वो बात नहीं मिल रही, वो अटेंशन ही नहीं मिल रहा। तो बच्चा 2 चीज चाहता है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो उसके विचार को तो निकलने दो। मैं अभी जेसी बॉस यूनिवर्सिटी में गया 6 दिसंबर को, वहाँ पर आइडियाथॉन एक प्रोग्राम था और मुझे वहाँ बुलाया गया। तो मैंने यही बात कही कि विचार कहाँ से आता है, क्यों आता है, कब आता है,
और किसी के मन में आता है सोशल रिफॉर्म का, किसी के में एनवायरमेंट रिफॉर्म का, किसी के में आता है पॉलिटिकल रिफॉर्म का, कोई चाहता है कि मैं चांद पर कैसे जाऊं। तो वो अलग अलग विचार क्यों आते हैं और मेंटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अब मैंने एक उदाहरण दिया कि एक ही प्रोजेक्ट 3 बच्चों को दो और एक बच्चा सेलेक्ट करता है, डिज़ाइन का बच्चा 60% कैपेबिलिटी वाला, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल एंड सेल्स, ये 5 लोग मिलकर के उस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं बच्चे जो हैं, और ये 5 के 5 60% कैपेबिलिटी वाले हैं। दूसरे बच्चे ने सेलेक्ट किया 85% वाले और तीसरे ने किया 95% वाले। अच्छा, तो किसका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, ड्यूरेबल बनेगा, कॉस्ट एफिशिएंट बनेगा, एफिशिएंसी वाला बनेगा? 95% वाला। तो अगर हम उसी बच्चे को जिसका डिज़ाइन में 60% है, राइट, उसको अगर हम डिज़ाइन से उठा करके प्लानिंग प्रोडक्शन में डाल दें तो वो कहता है ये तो 98% दे रहा है, बच्चा तो वही है ना। बिल्कुल। तो वो बच्चा जो एक जगह 40% एफिशिएंसी देता है, दूसरी जगह 60 देता है और तीसरी जगह 95 देता है, ये है कि उसकी जो नर्चरिंग द नेचर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड। जी, हर बच्चा एक बीज है, आवश्यकता है उसको खाद पानी देने की, उसके अनुसार हम सेब का बीज केरला में लगाएं और नारियल का बीज जम्मू कश्मीर में लगाएं तो वही हो रहा है समाज के अंदर जो है। तो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चों पर अपनी इच्छाओं को ना लादें, बच्चों को समझें और उनकी प्रकृति के अनुसार उनका प्रोफेशन चूज करने में उनकी हेल्प करें, राइट। तो इस सवाल का जवाब आपने दे दिया। जैसे मेरा सवाल था कि सर हम बहुत सारे पेरेंट्स हैं सर जो अपनी सैलरी का 50 to 20% जो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं। मतलब वो फ्यूचर भी सेव करके नहीं चलते हैं कि हम अपने बुढ़ापे के लिए कुछ रखेंगे। मतलब उनको लगता है कि उनका जो बच्चा है वही उनकी पूरी पूंजी है और अपना 50 to 20% वो अपने बच्चे के ऊपर लगाते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ये क्यों होता है? वो मैंने कारण बता दिया कि जैसे मैं अमेरिका में नौकरी करता था तो वहाँ सोशल सिक्योरिटी होती है। तो भारत में तो जो सोशल सिक्योरिटी हमारी है, मैं भी 73 वर्ष का हूँ, तो हमारे बच्चे ही सोशल सिक्योरिटी है, राइट। अगर बच्चे निकाल दें बाहर, एक उदाहरण है ना, कंपनी थी उनकी बॉम्बे में, उस सड़क पर रह रहे हैं, इतनी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि बच्चे ही हमारे सिस्टम के अंदर सोशल सिक्योरिटी है। तो अगर हम बच्चों से अच्छा रिलेशन बना के नहीं रखेंगे, उनके अनुसार उनका पालन पोषण नहीं करेंगे, उनको नहीं समझेंगे, तो वो हमसे दूर भागेंगे। बिल्कुल। और वो कहेंगे कि यार ये 24 घंटे मुझे ही टोकते रहते हैं, मुझे ही मूर्ख बताते हैं, राइट। और मेरी तो ये इच्छा है ही नहीं वकील बनने की, राइट। मैं तो आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ या डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ या फैशन डिज़ाइन में जाना चाहता हूँ, राइट। तो ये पेरेंट्स को भी समझना होगा कि हमें आज जॉब की रिक्वायरमेंट स्किल बेस हो गई है, डिग्री को कोई नहीं पूछता। अगर आप काम कर सकते हैं और कंपनी को आगे ले जा सकते हैं तो कंपनी ओनर को इससे क्या लेना देना कि तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है। और तुम्हारे पास डिग्री है और आप वो काम को अचीव नहीं कर सकते हो तो उसके किस काम के हो तुम, राइट। तो पेरेंट्स को हमेशा ये देखना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं कैसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो हमारे यहाँ एक पूरा इसका सिस्टम है। पहला सेल्फ अवेयरनेस, कि बच्चा हर टाइम अवेयर कैसे हो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ अच्छा करता हूँ। तो बच्चों से आजकल पेरेंट क्या है, काम नहीं कराते, पेरेंट एटीएम मशीन बन गए, राइट। बच्चे को अभी चाहिए नहीं, पहले फैसिलिटी मिल जाएगी, उसका बैग भी उठाएंगे, उसके जूते पॉलिश करने वाली आया भी होगी, खाना देने वाली भी आया होगी, पानी देने वाली भी होगी। तो जब बच्चा कुछ करेगा ही नहीं तो सीखेगा क्या। लेकिन कभी तो उसको अपने जीवन में काम करना है ना, बिल्कुल करना है। तब वो कहेगा कि यार मैंने तो ये सीखा ही नहीं। तो बच्चे को मैं कुछ स्लोगन मैंने बनाए हैं और मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन पर चलें, कि बच्चे को जब स्कूल भेजें सुबह
उसको ये बोलें बेटा सीखने जाओ, पढ़ने नहीं। बच्चे को पढ़ने मत भेजिए, सीखने भेजिए। और शाम को जब बच्चा आए तो उससे पूछो कि आपने क्या सीखा, व्हाट आई लर्न टूडे। बच्चा भी बताए बिल्कुल। और पेरेंट भी पूछें। और विद रेस्पेक्ट टू हमारी फिलॉसफी है SOE, कि सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या किया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, दयालु बनूंगा, बड़ों का आदर करूँगा, सत्कार करूँगा, राइट। अदर्स, समाज के लिए मैंने क्या किया, और पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया। तो इसमें पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, सेल्फ, अदर्स एंड एनवायरनमेंट। तो इन तीनों के अनुसार आपने अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है, राइट। तो अवेयरनेस होते जानी है। तो अब उसमें आपकी दो चीजें होंगी। मैं रात को लेट सोता हूँ, मैं गुस्सा ज्यादा होता हूँ, मैं गाली निकालता हूँ, मैं जंक फूड खाता हूँ, तो उसको अनलर्न करोगे तभी तो लर्न करोगे ना। बिल्कुल। तो उसका एक पार्ट है स्वाध्याय। हर बच्चा स्वाध्याय करता है लास्ट पीरियड में, सोने से पहले। और जब वो स्वाध्याय करता है तो फिर अपनी SOE डायरी लिखता है। जब डायरी रोज लिखेगा वो कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद जो है उसके माइंड में खुद ही क्वेश्चन आएगा कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, क्यों आता है, और ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। बच्चा खुद ही अवेयर हो रहा है, उसको कोई समझा नहीं रहा है, खुद समझ रहा है। और फिर सेल्फ मास्टरी, दिनचर्या में वो उसको अपने आप को सुधार रहा है। तो सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मास्टरी। तो इसी से क्रिएटिविटी बढ़ेगी बच्चे की, और डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी, और वो अपने आप को समझता चला जाएगा। और ये जो जिनको हम असेसमेंट सिस्टम बोलते हैं, ये उसकी हेल्प करेंगे। वाकई यार मैं ये काम इंटरेस्ट से करता हूँ, और मेरे इसमें असेसमेंट में भी आया कि हाँ मेरी ये जो है विजुअल इंटेलिजेंस आई है, तो मेरे तो ड्राइंग में, आर्ट में, इंटीरियर में, डिज़ाइन में इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये ठीक बात है, राइट। नहीं तो ये असेसमेंट गलत है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि सेल्फ अवेयरनेस एट एवरी मोमेंट, बिकॉज लर्निंग कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं भी, जब आप सब्जी खरीद रहे हैं तब भी आप सीख रहे हैं, बस में चढ़ रहे हैं तब भी आप सीख रहे हैं, गाड़ी आप अपनी चला रहे हैं तब भी सीख रहे हैं। और आपका जो लर्निंग है वो जरूरी नहीं है वो एयर कंडीशन बिल्डिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। दूसरा जो है, हाउ वी कैन बिकम द वेल एडजस्टेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अगर हम संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएं और हम अपने परिवार में ही एडजस्ट नहीं हुए, हम अपने समाज के ही नहीं हुए, तो उस पढ़ाई का फायदा क्या है? फायदा क्या है? बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही। तो सेल्फ अवेयर, सेल्फ मास्टरी, इसमें दिनचर्या आ गई, दिनचर्या के नियम। और फिर है सोशल एम्पैथी एंड इंटेलिजेंस, कि उसको फिर प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में करके देखो। और फिर कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग, आपकी अब आइडेंटिटी मुझे मालूम चल गई कि मैं, ये मेरा दोस्त बनेगा, ये नहीं बनेगा, मुझे ये वाला खाना पसंद है, ये नहीं पसंद है, मैं इस जॉब में बेस्ट करूँगा, इसमें मैं अच्छा नहीं करूँगा। तो मेरा एक जीवन का रास्ता क्लियर हो जाता है। तो इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पर्सनलाइज्ड एजुकेशन पूरी होती है। नंबर 2, बच्चे में स्किल आएगी अपनी टेंडेंसी और नेचर के अनुसार। और नंबर 3, उसमें वैल्यूज़ आएंगी। तो तीनों चीज़ें ये पूरी होती हैं क्लासरूम में। इसकी टीचर ट्रेनिंग है, सब चीज़ है, एक प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम है। सर, शिक्षित लोगों की संख्या हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि समाज का जो ताना बाना है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। जैसे इसमें एक और सवाल मैं आपको मिलाऊंगी कि उद्योग तो हैं हमारे पास, बहुत सारे उद्योग हैं, वहाँ पर रिक्तियाँ भी हैं खाली, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बेरोज़गार हैं। इसका कारण ये है कि जब एक होता अध्ययन, जैसे है ना अध्यापक, तो अध्ययन का मतलब है पढ़ना, लिखना और बोलना सीख गए हम, और रट्टा लगा के उसको याद कर लिया। मार्च में याद किया, अप्रैल में भूल गए, नंबर अच्छे आ गए, फिर नई किताब आ गई। तो हम किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं? नंबर लेने के लिए। तो हमारे माइंड की एक क्वालिटी है
कि अगर हम ये चाहें कि इसको हमें याद रखना है तो याद रहेगी, और अगर हम केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि मार्च में एक बार पेपर हो जाए, राइट, खत्म, हाँ, गई है जान छूटी। तो अगर आप देखें जो आपने पढ़ा है एंकरिंग के लिए, हाँ, वो आपका कितने % यूज होता है एक्चुअली। तो जब आप प्रैक्टिकल एंकरिंग करते हैं तब आपको पता लगता है कि ये चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी है, राइट। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ अध्यापक होते हैं, शिक्षक नहीं है। हाँ, शिक्षक का मतलब है जो उसको ये बताए कि जो आपने पढ़ा है इसको गुणो, बिल्कुल, मंथन करो, राइट, और मंथन करके समझो, और फिर आचार्य होता है कि अपने जीवन में इसकी जीवन शैली का पार्ट बनाओ, पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो हमारे यहाँ भारत में आचार्य होते थे पहले, अध्यापक नहीं होते थे, राइट। तो अब तो शिक्षक भी नहीं है। तो शिक्षक तो, अध्यापक तो इसलिए पढ़ा रहा है कि मैंने अपना सिलेबस पूरा कर दिया और 100 में से 100 नंबर आ गए बच्चे के। पेरेंट भी खुश है, बच्चा भी खुश है, टीचर भी खुश है। सड़क के नियम सबने पढ़े हैं, सब तोड़ रहे हैं। दूसरा, मैं उस पॉइंट पर जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन बता सकता हूँ कि नर्चरिंग द सोसाइटी विद द नॉलेज ऑफ मैटर, ये पाश्चात्य देश की फिलॉसफी है कि पदार्थ को एक्सप्लॉइट करो, राइट, तेल निकाल लो, कोयला निकाल लो, जमीन को पक्का कर दो, पेड़ को काट दो, नदी को तोड़ दो, बांध बना दो, राइट, और अपना पैसा कमा लो। तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, तो वो विकास नहीं है। तो भारत की फिलॉसफी है नर्चरिंग द सोसाइटी विद द नॉलेज ऑफ सेल्फ। सब विकास शिक्षा का मॉडल है ये। अभी 15 नवंबर को माननीय मोहन भागवत जी SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव में बोल रहे थे, तो उन्होंने ये बोला कि भारत के लिए सब विकास शिक्षा का मॉडल होना चाहिए। तो जीवा लर्निंग सिस्टम वही है, राइट। तो पहले आप अपने आप को विकसित करो, सब हित से सर्वहित, फिर समाज का हित करो। तो इसी को स्वतंत्रता कहते हैं, सब जमा तंत्र, सिस्टम ऑफ द सेल्फ। तो हमारे यहाँ तो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फिर स्वाधीनता संग्राम हुआ। जब आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हो तो उसको स्वाधीनता कहते हैं। तो भारत का पूरा मॉडल सब इच्छा स्वेच्छा से काम करते हैं ना। अब कहते हैं मेरी मर्जी, लेकिन मेरी क्या है उसको तो तुम समझते नहीं। तो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो उदंडता है। आप अपने आप को समझ करके और फिर ये कहो कि मैं स्वतंत्र हूं, तो मैं अपना विकास करके फिर दूसरों का भी विकास करूंगा और पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो हमारा जो विकास मॉडल है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। पाश्चात्य देश का जो विकास का मॉडल है वो विनिंग द नेचर, वो प्रकृति पर राज्य करना चाहते हैं। हम प्रकृति से मित्रता करना चाहते हैं। तो हमारी जो कल्चर है वो है एकता में अनेकता और अनेकता में एकता। फॉरेस्ट कल्चर है हमारी। वन में कितने भी जीव जंतु रह रहे हैं, 5 शेर और आगे तुम भी आ जाओ भाई। एक वृक्ष के ऊपर 30 कबूतर बैठे हैं, 5 चले गए कोई बात नहीं है, 10 और आ गए तो भी कोई बात नहीं है। तो ये हमारी कल्चर का मूल बैकबोन है, ये हमारी सभ्यता का, भारतीय सभ्यता का। तो भारत में भारतीयता को स्थापित करना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और वही जीवा लर्निंग सिस्टम कर रहा है। बहुत अच्छी एक बात कही सर आपने कि हम लोग कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो हम सिर्फ वो रटा रटाया जो हमें मिलता है, एक सिलेबस मिलता है, वो पढ़ते हैं और फिर जो सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाते। इसका उदाहरण सर खुद हूँ मैं, क्योंकि मैं कॉलेज एडमिशन ज़रूर लिया लेकिन जो प्रैक्टिकली मैंने सीखा वो मैंने जब एक लोकल चैनल में इंटर्नशिप किया
तो जो वो प्रैक्टिकली चीज़ें थी ना, वो करके मुझे समझ आया कि एक्चुअली में ये सारी चीज़ें क्या है, एंकरिंग कैसे होती है, वॉइस ओवर कैसे होता है, जो कॉलेज में एक्चुअल में नहीं सिखाई जाती। बहुत अच्छी बात आपने तो कही। कंचन जी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं हाँ। कि जब आप इंटर्नशिप में गए हाँ। तो आपने एक्चुअल किया। हाँ। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इंटर्नशिप में गए, समोसे पकौड़े खाए और घूम के आ गए, हाँ, वहां भी बिल्कुल। नहीं सीखते हैं वो। वहाँ भी नहीं सीखते वो, सही कहा। लेकिन सर मैंने इंटर्नशिप में बड़ी मेहनत करी, जो मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। ठीक है, एक और सवाल सर, यहाँ पर बहुत अच्छी बातें आपसे समझने और सीखने को मिल रही हैं कि पेरेंट्स आजकल कहीं ना कहीं सर कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी प्रतिभा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में फिर पेरेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? देखिए, आज दुर्भाग्यवश भारत एक वो देश बन गया जहां बच्चे सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। आपने कोटा का सुना होगा, ये सुना होगा। बच्चा 4 साल का बच्चा बोर हो रहा है। 4 साल का बच्चा बोर क्यों होगा? डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, राइट। अब पेरेंट को क्या चाहिए? वो जीवा कॉल करें, फ्री कंसल्टेंसी में, राइट। आप नंबर दे दें नीचे। हाँ, बिल्कुल सर। तो हम बताएंगे कि आप पहले अपने आप को तो समझो और फिर बच्चे को समझो। अगर आप गर्म दूध में नींबू निचोड़ोगे तो फटेगा ही ना, फटेगा ही सर, बिल्कुल। राइट। तो हमें ये समझना होगा, और ये जीवा लर्निंग सिस्टम उसका जो है सटीक एक समाधान है। और इसीलिए हमने ये टेली सेंटर जो खोला है, ये इसीलिए खोला है कि हम कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे कंसल्टेंसी का। जैसे होम रेमेडीज होती है ना आयुर्वेद में, हमारा आयुर्वेद का भी सबसे बड़ा टेली मेडिसिन सेंटर है और वीडियो कंसल्टेंसी है। पूरे विश्व में मरीजों को हम कंसल्टेंसी देते हैं और कोई चार्ज नहीं करते हैं। इसी प्रकार एजुकेशन में भी पेरेंट्स का अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चे की बिहेवियर है या बच्चे को किस सब्जेक्ट में जाना चाहिए, किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो कॉल कर सकते हैं। सर जैसे कहा जाता है कि हर एक बच्चा जो है वो जीनियस है, हर एक बच्चा हीरा होता है, क्या ये सच है? अमंत्रम अक्षरा नास्ति नास्ति अनुम अयोध्या, अयोग्य पुरुषा नास्ति तत्र सा योजिका दुर्लभा। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र ना हो, कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जो दवा ना हो, और कोई भी बच्चा अयोग्य नहीं है। केवल उस बच्चे को पहचान करके सही एनवायरनमेंट देना, सही सत्संग देना, सही सब्जेक्ट की पढ़ाई कराना ही गुरुओं की कमी है सर। राइट। अब मैं आपसे बताता हूं कि जो आइंस्टाइन थे, जब वो 5 वर्ष के थे तो उनको जूते का फीता बांधना नहीं आता था। अच्छा। राइट। लेकिन वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने। क्यों बने? क्योंकि उनको सही, एक तो है लकीली मिल गया आपको वो जॉब मिल गई जो आपके इंटरेस्ट की है, तो आप ऊंचे चले गए, राइट। और अगर आपके इंटरेस्ट की जॉब नहीं है वो, तो आप कहलाएंगे यार ये तो मूर्ख है। हालांकि वो मूर्ख नहीं है। राइट पर्सन एट राइट प्लेस, ये अति आवश्यक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। घर में 2 बच्चे हैं, एक इंट्रापर्सनल है और एक इंटरपर्सनल है। मेहमान आया, गपशप मारेगा, ये मारेगा, अपनी कहानी सुनाएगा, ठीक है ना, वो उठ के चला जाएगा। दूसरा, घर वाले कहेंगे ये कमा के खाएगा और ये भूखा मरेगा। ऐसा नहीं है, वो पोइट बनेगा, राइटर बनेगा, विचारक बनेगा, राइट। ये मार्केटिंग में जाएगा, सेल्स में जाएगा। मेरे पास एक पेरेंट आए, फरीदाबाद के एक बहुत नामी ग्रामी स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता था और 10th क्लास में था। तो किसी ने कहा कि यार तुम वहाँ चले जाओ, वो बताएगा। तो कहता है कि सर ये निकम्मा है। अच्छा। तो मैंने कहा कि अच्छा, अपने बच्चे की तरफ देखो और मुझे बताओ कि इसमें कौन से 5 गुण हैं। कहता जी इसमें कोई गुण नहीं है, ये महामूर्ख है। तो मैंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि सर बच्चा आपका है या मेरा है? तो मैंने कहा अच्छा 2 मिनट के लिए आप ये भूल जाओ कि आपका बच्चा है। कहता है देखो हट्टा कट्टा लंबा 6 फुट का, मेरे से भी बड़ा। मन किया यार ही इज हेल्दी हुआ है, तो अच्छी बात है। कहता है 2 मिनट में दोस्त बना लेता है, राइट। और इस चीज़ में, ड्राइंग में, इसमें तो इतना है कि कमाल, राइट। लेकिन मैथ नहीं करता। अब वो चाह रहा था कि साइंस ले करके वो बने, राइट। मैंने कहा भैया तुम इसको जो है ना
गाय को तुम जो है भैंस वाला काम दे रहे हो, तो वो गलत बात है। एक और एग्जांपल बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल सर। रेवाड़ी के अंदर एक डॉक्टर थे और उनकी एक ही बिटिया थी और वाइफ भी डॉक्टर थी, नर्सिंग होम चलाते थे। अच्छा। तो 12th में, ये लगभग 10 साल पुरानी बात है, 10th में 12th में बच्ची ने पास किया 12th क्लास, और वो चाहते थे कि भाई ये भी डॉक्टर बने और इसकी शादी डॉक्टर से कर देंगे और फिर अपना बढ़ाएं काम को। वो लड़की कहती थी मुझे डॉक्टर नहीं बनना। नहीं बनना। तो चंडीगढ़ किसी के पास गए अपने मित्र के, उन्होंने उससे कहा, कहते यार मैं एक बंदे को जानता हूँ, हो सकता है वो हेल्प करे। तो वो शाम को 4 बजे मेरे पास आए ऑफिस में, तो मैंने उससे बिटिया से बात की, तो कहती है नहीं जी मुझे नहीं बनना डॉक्टर। तो हमने उसका बातचीत करके असेसमेंट किया, ये किया। तो मैंने कहा यार आपके नीचे तो 100 डॉक्टर काम करेंगे। हाँ। कहती है यस अंकल। अच्छा। तो वो डॉक्टर का मतलब है फिजिशियन, हाँ। और वो फिजिशियन नहीं बनना चाहती, वो उसकी नेचर ही नहीं है। हाँ। मन कह रहा तुम तो 100 डॉक्टर तुम्हारे नीचे काम करेंगे और आप बड़ा हॉस्पिटल चलाओगे। तो मैंने कहा कब पढ़ोगी? कहते हैं हाँ। आप समझ गए ना, एक छोटा सा उदाहरण है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो ऐसे मेरे पास कितने ही एग्जाम्पल हैं जो लोग आते हैं, पूछते हैं, राइट, और उनको बच्चों को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये तो बेकार है, राइट। तो अयोग्य कोई बच्चा नहीं है, किसी बच्चे को अयोग्य नहीं। वो स्टीव हॉफिन जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, वो तो डिसेबल्ड था ना, व्हील चेयर पर, राइट। तो डिसेबल्ड जो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो बेस्ट साइंटिस्ट कैसे बन गया, राइट। क्योंकि जिसमें वो क्वालिटी है भगवान ने जो दी है, जैसे वो है हमारी ईस्ट की मैरी कॉम, राइट, पिक्चर भी बनी उसके ऊपर। MS धोनी लगा लो आप, वो पिताजी कह रहे थे कंडक्टर रेलवे का बन, राइट। तो ये लाइव एग्जांपल्स हैं। हमारे अब्दुल कलाम जी, राइट, अखबार बेच करके खर्चा चलाते थे, लेकिन मुझे तो यही बनना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही सटीक बात है कि अपने आप को समझना, अपने गुण को, स्वभाव को, प्रकृति को समझ करके, और तभी बच्चा अपनी गाड़ी को, अपनी कार को 140 की स्पीड से दौड़ाए तो सफलता आएगी आएगी। सर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर ले तो टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए अभिशाप है या वरदान है, ये बताइए। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि चाकू अभिशाप है या वरदान है? किचन में तो वो क्या है? वरदान है, और किसी को मार दे तो अभिशाप है। सही बात। तो जिसने AK-47 बनाई, वो कहता कि अगर मुझे पता होता कि टेररिस्ट के लिए यूज होगी तो मैं इसको कभी ना बनाता। तो कोई भी चीज के लाभ हानि, एक कहते हैं ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे सब्जी में आप नमक ना डालें तो क्या होगा? बेकार सब्जी बना दी, और ज्यादा डाल दें तो भी बेकार, तो भी बेकार है। तो बैलेंस होना। तो ये जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज, एक्सेस यूज, वो बेकार है। तो हमें क्या है कि हमें बच्चों को ये नहीं बताते कि बच्चे के लिए क्या इंफॉर्मेशन ठीक है और क्या गलत है। हर इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति के लिए ओपन है, राइट। तो आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे मोबाइल हाथ में लेकर खाना खाते हैं, और मोबाइल ना दो तो खाना नहीं खाएंगे, राइट। तो एक्चुअली क्या है कि वो उनका बच्चा है ही नहीं। मैं ये कॉमन सेंटेंस यूज करता हूँ। मेरे स्कूल में एक लेडी बैठी हुई थी रिसेप्शन पर, मैं निकल के गया तो उसका एक छोटा बच्चा था, 3-4 साल का होगा। तो मैं आधे घंटे बाद फिर आया, फिर बैठी हुई थी। तो मेरी आदत है कि कोई अगर ज़्यादा टाइम बैठा है तो मैं पूछ लेता हूँ क्यों बैठे हो। तो उसने कहा जी मैं इंटरव्यू दिया है और अब मैं ये वो भर रही हूँ। मन की ये कौन है? तो कहती है मेरा बच्चा है। मन की आपका बच्चा तो है नहीं है, क्योंकि तब भी मोबाइल पे लगा हुआ था, तब भी। और जैसे होते हैं ना, सोफे पे ये खड़ा हो गया और वो सुन नहीं रहा था उसे। तो वो थोड़ा चौंक गई, क्योंकि मैं उसको नहीं जानता, वो मुझे नहीं। मन की आपका बच्चा है ही नहीं है, सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मन के तो मोबाइल का बच्चा है, राइट। तो इसकी फिलॉसफी ये है कि जैसे कि एक बीज है और बीज के अंदर प्रोग्राम होता है
कि अगर इसको सही खाद पानी और भूमि जलवायु मिले तो ये एक इस प्रकार का वृक्ष बनेगा और ऐसे फल देगा। ऐसे ही जब बच्चे का बीज माँ के गर्भ में पड़ता है, राइट, तो वो भी फिक्स होता है कि इसकी क्या टेंडेंसी होगी और स्किल को आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब जब बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहा और माँ ने किट्टी पार्टी अटेंड की, बियर पी या मंदिर गई या गीता पढ़ी, किस प्रकार का जंक फूड खाया, अच्छा खाना, अभिमन्यु की कहानी आपको बताइए, तो वो संस्कार उसके वहाँ पड़ते जाते हैं। सबसे खराब काम कब होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे तो बोलता तो है नहीं, तो वो सुनता है और देखता है, तो उसी से सीखता है वो। तो अब बच्चे को कहा कि टीवी लगा दिया, अब वहां वो रेप भी देख रहा है, अच्छी चीज भी देख रहा है, खराब चीज भी देख रहा है, गाली भी सुन रहा है, और बच्चे के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत डीप होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ना उसे पानी का बिल देना, ना बच्चे की फीस देनी, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, हाँ, ना किससे झगड़ा, ना कोई टेंशन ही नहीं होती, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 7 वर्ष तक बच्चे के अंदर सब संस्कार पड़ जाते हैं। तो 3-4 साल में हमने उसको परफेक्ट बना दिया कि वो बोर होए, वो डिप्रेशन में जाए, वो फ्रस्ट्रेटेड हो, हमारी बात ना सुने, जिद्दी हो, हट्टी हो, वो हमने ही बनाया है, राइट। क्योंकि मैं चाहे फ़ोन पर मैं खुद बात कर रही हूँ, बच्चे के भी दूसरा जो है टीवी लगा के दे दिया, या मैं ये काम कर रही हूँ तुम मोबाइल हाथ में दे दिया, हाँ, तो वो तो ये कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न आजकल मुंह से कम खाते हैं, आंख से और कान से ज्यादा खा रहे हैं। सही बात है सर। तो जो हमारी 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं, उन 5 से हम भोजन करते हैं, नाक से भी करते हैं, जिह्वा से भी करते हैं, राइट, आंख से, कान से। तो जब ये भोजन हमारे मन में जा रहा है, एक्चुअली ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पंचकोश आधारित है। अब पंचकोश को कैसे बढ़ाएं? हाँ, तो हमने उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया है। अच्छा, कि जो अन्नमय कोश है उसको हम कहते हैं फिजिकल वेलबींग, अच्छा, जो मनोमय कोश है उसको हम कहते हैं सोशल वेलबींग, राइट। फिर आपकी आती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, तो उसको हम कहते हैं इमोशनल वेलबींग, क्योंकि सारे इमोशंस मन के अंदर आते हैं। विचार कहाँ आता है? मन में आता है। कहाँ से आता है? चित्त से आता है। तो अब एक बच्चे के मन में अच्छा विचार आ रहा है और एक में खराब आ रहा है, क्यों? तो वो उसके भोजन और सत्संग और एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड करता है, अच्छा, राइट। अगर आप पार्टीज में जाते हैं, स्मोक करते हैं, ये करते हैं, तो शाम होते ही आपके दिल में आएगी कि आज यार किसको फ़ोन करें, कहाँ जाएं, या वीकेंड में क्या प्रोग्राम बनाएंगे। आप मंदिर जाते हैं, सत्संग जाते हैं, अच्छा किसी गरीबों को कंबल बांटने जाते हैं, भोजन कराते हैं, मंदिर गुरुद्वारे में सेवा करने जाते हैं, तो आप वैसा ही प्लान करेंगे, बिल्कुल, राइट। तो इसलिए 3 चीज़ें जीवन में हमारे भारतीय संस्कृति में भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। भोजन, कि आप ये नहीं किसी के यहीं भोजन कर लेंगे। तो आपकी माता जी ने भोजन बनाया और आपके पति ने भोजन बनाया, आपके नौकर ने भोजन बनाया, राइट, और आपने क्या जोमेटो से खाना बनाया। चारों का डाइजेस्टिव सिस्टम पर अलग इम्पैक्ट है। अच्छा, आपकी माँ का भोजन सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव होगा, अच्छा, क्योंकि जो प्रीति माँ दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता, फिर दूसरा हस्बैंड दे सकता है 50%, राइट। बिल्कुल, और जो नौकरानी खाना बना रही है वो तो अपना जॉब कर रही है, उसका प्रीति से क्या लेना देना। और जो जोमेटो से आ रहा है उसको तो पता ही नहीं कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ, राइट। तो ये भोजन का महत्व बहुत अधिक है। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए घर का अपना बना हुआ भोजन खाएं, सादा खाएं, सात्विक खाएं, तामसिक भोजन ना करें, राजसिक भोजन ना करें, सात्विक भोजन करें। ये और अलग टॉपिक है, राइट। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिला? बिल्कुल, बिल्कुल मिला सर। सर, बच्चों के जीवन में भोजन का महत्व तो आपने बता दिया कि
तामसिक नहीं खाएंगे, सात्विक खाएंगे तो मन भी अच्छा होगा और हर चीज़ में फोकस्ड होंगे। लेकिन सर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका जंक फूड के बिना मुझे लगता है कि दिन ही कंप्लीट नहीं होता है। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे ज़्यादातर जंक फूड पे ही टूटते हैं, मतलब घर का खाना तो भूल ही गए हैं, मम्मी के हाथ का नहीं चाहिए, मम्मी ने भले ही रोटियाँ बनाई है घी में सेक के रखी है लेकिन खाना मोमोज ही है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या? तो उन्होंने कहाँ से सीखा? टीवी से सीखा, टीवी से सीखा, मोबाइल से सीखा, दोस्तों से सीखा, राइट। मैं गांव का रहने वाला हूँ। तो मैं गांव में मैं घर से ही खाना खाता हूँ, मैं बाहर खाता नहीं हूँ। तो शादी में भी जाता हूँ तो कन्यादान डालने जाता हूँ। अच्छा। तो मैं गया तो मैं एक साइड में खड़ा हुआ था। तो मैंने देखा कि जितने 40 साल से पहले उम्र के लोग थे वो चाउमीन, बर्गर और ये क्या क्या होते हैं ना, ये सारी भीड़ वहाँ पर है। जितने 60 साल से ऊपर वाले वो जलेबी, दूध, लड्डू, मिठाई उस वाले खाने पर है। तो मैं खड़ा देख रहा था, यार कितना बड़ा डिफरेंस है, राइट। लेकिन देखिए, हम बच्चों को दोष ना दें। बच्चों ने किससे सीखा? पेरेंट्स आर दी रोल मॉडल। जैसे आप कहें अरे जा बोल दे मम्मी घर में नहीं है, तो झूठ बोलना कौन सिखा रहा है? ये करप्शन, सबसे बड़ी करप्शन है ये। फिर जब आप बूढ़े हो गए, आप दवाई कहोगे अरे मम्मी मैं वहां गया था टायर पंचर हो गया, मैं क्या करता? सीखा घर से ही है। बिल्कुल सीखा घर से। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। एक उपरोक्त पेरेंटिंग का ना होना बच्चों के करियर पर कैसा प्रभाव डालता है, ये और बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन आप ये भी कहते हैं कि भाई नेगेटिव पेरेंटिंग है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नेगेटिव पेरेंटिंग नहीं होती, राइट। लेकिन सही पेरेंटिंग का ज्ञान ना होना ही नेगेटिव पेरेंटिंग है। जैसे जिस पेरेंट को ये पता ही नहीं कि सात्विक भोजन क्या होता है, तामसिक क्या होता है, राजसिक क्या होता है, और उनको ये पता ही नहीं है कि आँख से और कान से भी भोजन खिलाया जा रहा है, राइट। और उनको ये मालूम ही नहीं है कि जंक फूड का क्या असर होता है, बैड एसोसिएशन का क्या फ़र्क होता है। मेरे एक स्कूल की स्टोरी है कि दूसरी क्लास का बच्चा था, तो उसने किसी बच्चे को गाली निकाली, टीचर ने उनके घर नोट दिया। तो उनके घर वाले लड़ाई करने के लिए आ गए, 3 लोग। हमारे खानदान में आज तक किसी ने गाली नहीं दी, ये कैसे आप ब्लेम करते हो कि मेरा बच्चा गाली दे देगा? बड़ी समस्या भाई। तो मेरे ऑफिस में थे, बैठ गए कुर्सी पे, सामने बैठे हैं। तो मैंने कहा बेटा आप कोई नया टीवी शो देखना शुरू किया है? नहीं। आपके घर में कोई मामा चाचा का बच्चा कोई नया आया? नहीं, राइट। तो पूछते पूछते मैंने कहा, उसने कहा कि हमारे पड़ोस में एक बच्चा आया है, आप उसके पास जाते हो? हाँ जाता हूँ। वो गाली देता? हाँ देता है, राइट। एक और उदाहरण देता हूँ। 4th क्लास का एक बच्चा, हमारे यहाँ प्रेयर में रोज एक बच्चा बेल बजाएगा, चेंज मेकर्स बेल, और अपना अनुभव बताता है। तो कहता है सर मेरे मम्मी पापा की बहुत लड़ाई होती थी, अब नहीं होती। मन की क्यों? कहता मेरे पापा को ये पता लग गया कि मेरी मम्मी की प्रोवाइडिंग नेचर नहीं है। अच्छा। प्रोवाइडिंग नेचर उन लोगों की होती है, जैसे आपके घर में गेस्ट आया, आप कह रहे हैं उनको तो राजमा बड़ा पसंद है और सर्दी या गाजर का हलवा ये आप बना रहे हैं बड़े शौक से। एक आपकी नेचर नहीं है, आप कहेंगे यार ये अब छुट्टी के दिन ये कहाँ से आ गया यार, भाई बाहर से मंगा लेना खाना। तो ये नहीं है कि ये अच्छी है या ये खराब है, ये कहीं और अच्छी है। तो अब फादर जो है मदर की किचन में हेल्प कर देता है, लड़ाई खत्म हो गई, राइट। तो ये देखिए, ये डिवोर्स को भी कम करेगा, कम करेगा। हाँ, सही कहा। घर के झगड़े खत्म करेगा ये जो जीवा लर्निंग सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीवा लर्निंग सिस्टम जो है सर, ये बहुत कुछ बच्चों को नया दे रहा है, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये इतना अच्छा एक सिस्टम है कि आपके बच्चे को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वहाँ पर संस्कार भी सीख जाएगा सारे, उसके बाद उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और उसका इंटरेस्ट देखिए, मतलब जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, जीवा हेल्प कर रहा है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा आपको वही करवाया जाएगा। एक मैसेज हो जाए सर पेरेंट्स के लिए। एक इससे पहले मैं एक लाइन हाँ, बोल देता हूँ कि मेरे स्कूल में एडमिशन इसलिए आता है कि यहाँ लड़के लड़की सेफ हैं। साइकिल पर भी बच्चे हेलमेट लगा करके आते हैं, और पेरेंट आपको कोई नहीं मिलेगा विदाउट हेलमेट जो बच्चे को लेने आए या सीट बेल्ट के। नंबर 2, नो बेल स्कूल है, पूरे स्कूल के अंदर कहीं घड़ी नहीं है, और ना पीरियड चेंज की घंटी बजती है, ना स्कूल लगने की, ना छुट्टी होने की।
अच्छा। लेकिन 1 सेकंड का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। और इस नेचर के अनुसार स्कूल में इलेक्शन होता है, राइट, और हर बच्चे के कार्ड पे लिखा होता है कि मेरी बुद्धि परखर ये है, मेरा स्वभाव ये है, राइट, मेरा गुण ये है, और वो क्लब बने हुए हैं। कोई गेस्ट आएगा तो प्रोवाइडिंग नेचर वाले ही डिसाइड करेंगे कैंटीन में क्या बनेगा, आज क्या होगा, राइट, गेस्ट को रिसीव करेंगे। और एंटरप्रेन्योर नेचर का अलग क्लब है, वो प्रोडक्ट बनाएंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे, अपने प्रोडक्ट को पेरेंट टीचर मीटिंग में सेल करेंगे। अच्छा। तो ये एक पूरा मॉडल है। तो मेरा मैसेज सभी भारतवासियों को ये है कि बच्चों को सीखने भेजो, पढ़ने नहीं। और रोज पूछो बेटा आज आपने क्या सीखा, राइट। और एक समय का भोजन अपने बच्चों के साथ करो, और उस समय केवल आपस की इंफॉर्मेशंस, आपने क्या किया, बच्चों से क्या कराया आपने, बच्चे पेरेंट्स से पूछें, और आधा घंटा हंसी मजाक आनंद से परिवार में भोजन खाएं। उस समय टेलीविज़न बंद होना चाहिए, टैबलेट बंद होना चाहिए, टेक्नोलॉजी डिटॉक्स हम इसको कहते हैं। तो यही मेरा मैसेज है पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल, यानी अब जितने भी पेरेंट्स हैं वो जब बच्चे घर पहुंचेंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि आज क्या पढ़ा है, वो पूछेंगे कि आज सीख कर क्या आए हो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत जी, शुक्रिया नमस्कार। सर। और आपने बहुत अच्छा एंकरिंग किया और बहुत Thank you. अच्छा क्वेश्चन किया, इसलिए आपको बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू।